अपने दिल की अदालत में ज़रूर जाएं। सुना है वहाँ कभी गलत फैसले नहीं हुआ करते। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज देश में करोड़ों केस पेंडिंग हैं अदालतों में। विभिन्न अदालतें जो विभिन्न प्रकार की अदालतें हैं, जहाँ लोग न्याय के लिए पेशी दर पेशी भटक रहे हैं। कोई कभी अदालती प्रक्रिया को दोष देता, कभी पुलिस की कार्रवाई को दोष देता, और कुछ लोग अपने भाग्य को कोसते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे, मध्य प्रदेश के डीजी रह के सेवानिवृत्त हुए। वो एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं और वो एक प्रसिद्ध वकील भी हैं, जिनको कानूनी ज्ञान भी बहुत उनमें व्यवहारिक धरातल पे। और इन तीनों कारणों को आज हम समझेंगे कि क्या कारण हैं कि लोग इतने वर्षों चक्कर काटते, पेशी दर पेशी। वो कहते हैं ना, पेशी पड़े तेरी चले लेकर लोटा डोरी, थोड़ी बांधे ना रकम, चलो पेशी पे चलें अदालत हम। तो ऐसा होता है कि लोग और काम छोड़ देते हैं, कभी कोई ज़रूरी काम छोड़ देते लेकिन पेशी नहीं छोड़ते, क्योंकि ऐसा ना हो कि पेशी पे ना जाएं तो कुछ सज़ा उल्टी पड़ जाए। तो आज हम डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से समझेंगे कि क्या मुख्य कारण है कि लोग केस लड़ते जा रहे हैं, ज़िंदगी निकल जाती कई बार, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी। ज़मीनी विवाद तो ऐसे चल रहे हैं लगातार। तो आपका सार्थक संवाद में स्वागत है। आप इत्तेफाक से मैं जो कारण जानते रहता हूँ कि लोग इन तीन कारणों से परेशानी बताते। जब किसी से पूछो कि आपका कितने समय से केस चल रहा है, तो कोई कहता अरे वो अदालत का काम ही ऐसा, पेशी बढ़ा देते। कोई कहते पुलिस ने हमारी समय पर डायरी पेश नहीं की, चालान पेश करने में ये किया। वो कोई कहता हमारी तो किस्मत ख़राब थी, हम तो इसमें थे ही नहीं, हम फंसे। तो आज हम आपसे जानेंगे क्या कारण है, लोग ऐसे क्यों फंसे रहते हैं। मैं प्रशासनिक और पुलिस के हिसाब से बात नहीं करूंगा आज। उसमें तो मैं जितना कर सकता था 35 साल की नौकरी में, जितनी भी क्षमताएं थी मैं कर चुका हूं। आप बहुत अच्छे अफसर हैं, वो अपने अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। मैं ज्योतिष के हिसाब से देखूं अगर, तो छठवां घर आपका लिटिगेशन का होता है। हम सीधे लिटिगेशन पे आ रहे हैं। अगर अपराध का कारण पे आप पूछते तो इस पर मैं कुछ दूसरी चीज़ें और भी बताता, लेकिन पहले लिटिगेशन की बात कर लें। छठवां घर हमारा लिटिगेशन का होता है, और किसी का भी अपोजिट हाउस वो 7th हाउस होता है, क्योंकि पहला घर हम हैं, 7वां जो भी हमारे अपोजिट में है। आप कहेंगे आपकी पत्नी भी अपोजिट में, तो यस, जब कोर्ट केस होता है, डाइवोर्स केस होता है, बच्चों के कस्टडी का केस होता है, लिटिगेशन होता है, तो वो भी अपोजिट पार्टी है। तो 7वां घर आपका अपोजिट का है। हमारा गेन 11th हाउस होता है, हाउस ऑफ गेन, हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो जब हमारा 6वां घर और 11वां घर अलाइन हो दशा भुक्ति और अंतरा में, और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के हिसाब से, मतलब कृष्णमूर्ति जी को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, एंड टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के हिसाब से आई कंसीडर हिम द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ 20th सेंचुरी। तो उन्होंने एक सब लॉर्ड थ्योरी लाए, और उसके हिसाब से 6वें घर का जो सब लॉर्ड है, सिर्फ कस्पल सब लॉर्ड बोलते हैं, वो जब आपको नंबर्स दे 6 और 11 दे, तो कोर्ट में आपकी सफलता है। मैंने पेशी की तारीख मतलब वो डेट्स आपके लिए शुभ हैं, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और आपके विरोध का क्या है? अब 6वां घर क्यों? अपोजिट पार्टी का 12वां घर है। 12वां घर डिसअपॉइंटमेंट का है, मतलब जो 7वें का है, जो आपका अपोजिट पार्टी है, उसका डिसअपॉइंटमेंट है। अगर प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट है, तो प्रोसिक्यूशन का डिसअपॉइंटमेंट 6th हाउस है। तो आपको 6 चाहिए और 11 चाहिए। आपका खुद का डिसअपॉइंटमेंट क्या है? 6 का डिसअपॉइंटमेंट 5 होता है, और 6 का लॉस, हमारा खुद का लॉस क्या होता है? 12th हाउस। तो जब 5 12 मिलते हैं तो हमारा लॉस होता है। अब अगर प्रॉपर्टी संबंधी है, तो हमें चौथा घर देखना पड़ेगा कि हमारा चौथे का लॉस तो नहीं हो रहा है। तो 4 6 11 चाहिए हमको। अगर हमको बच्चों की कस्टडी चाहिए है, मान लो डाइवोर्स का लिटिगेशन का केस चल रहा है, तो बच्चे 5 में से देखते हैं, तो हमें 5 6 11 चाहिए। 6 और 11 कॉमन है। अगर वेल्थ संबंधी कोई झगड़ा है, तो 2 6 11 चाहिए हमको नंबर। और मान लो अगर डॉक्यूमेंट संबंधी कोई है, किसी केस में ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, तो या जैसे आप लोग के बहुत सारे केसेस होते हैं ना डॉक्यूमेंट्स के, कॉपीराइट्स के,
वो सब के वैसे कॉपीराइट को 5वें घर से देखते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में तो 3 चाहिए, तो 3, 5, 6, 11 चाहिए आपको। अगर फाइनेंशियल है और किसी बैंकिंग वगैरह से या कोई एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी का, तो 8वां घर होता है, तो फिर 8वां आपके खिलाफ होता है, आपके विरोध का होता है। लेकिन जब आपको जो धन का गेन है ऐसा अनएक्सपेक्टेड वाला, तो उसमें 8वां फायदे का भी होता है। लेकिन हाँ, जब आपको 8 और 12 दोनों मिलते हैं, तो 8वां बेसिकली स्ट्रेस का है, 12वां डिसअपॉइंटमेंट का है। तो अगर आपके चार्ट में दशा भुक्ति अंतरा में 8 और 12 आ रहे हैं, तो आपको केस को सामान्यता एडजॉर्नमेंट लेना चाहिए। अगर 5, 7 आ रहा है तो एडजॉर्नमेंट लेना चाहिए। आपको दशा भुक्ति अंतरा में और सूक्ष्म दशा प्राण दशाएं भी होती हैं, उन दशाओं में वो नंबर आपके चार्ट में होना चाहिए जो आपके फेवरेबल हो, तो आपको ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कोर्ट में सक्सेस मिलेगी। नहीं तो आपको, जैसे बेल एप्लीकेशन लगी है, अब हम देख रहे हैं हमें बेल एप्लीकेशन में 8 और 12 आ रहा है नंबर हमारा, मतलब जो प्लेनेट है वो और उसका नक्षत्र दोनों हमको 8 और 12 दे रहे हैं। हमें डेट को पोस्टपोन करा लेना चाहिए, उस डेट में हमें परस्यू नहीं करना चाहिए। तो क्या अदालती लापरवाही नहीं है, पुलिस की कोई गलती नहीं है, ये किस्मत का खेल है कि आप वर्षों तक चक्कर काटते रहो पेशी दर पेशी? सब कुछ है इसमें, ये कलयुग है और शनि भगवान न्याय के देवता हैं और शनि से सब चलता है। शनि बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, लेकिन मंद गति से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। जब अगर इनमें प्लैनेट लेवल पे शनि मिल जाए तो हम कहते हैं कि काम होगा, लेकिन देर से होगा, धीरे धीरे होगा। और चंद्रमा मिल गया तो बड़ी जल्दी से होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हो, बड़ी जल्दी होगा, बड़ा फास्ट होगा। बुध मिल जाए तो इंटेलेक्चुअल होगा, और अगर जुपिटर मिल जाए तो क्या कहने, डिवाइन ग्रेस है, ईश्वर की कृपा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। सूर्य मिल जाए तो सरकार का साथ आपको मिल जाएगा, प्रोसिक्यूशन ही आपकी मदद कर देगा आपको कोर्ट केस में सफल होने के लिए। ऐसे ज्योतिष शास्त्र में लिटिगेशन के लिए बहुत सारे सूत्र हैं, और जिन सूत्रों के हिसाब से अगर आप चलें तो इतना पक्का है कि आप अनर्थ होने को टाल सकते हैं। और टाल देंगे तो जब आपकी फेवरेबल डेट होगी, आप उस पर कोर्ट केस जीतिए, अपना जमानत कराइए। क्या ये ग्रह दशा का प्रभाव रहता है जब आदमी अपराध की तरफ प्रवृत्त हो जाता है? आप इतने वर्षों तक पुलिस अधिकारी रहे, कई बार आप देखते हैं कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड कुछ भी नहीं रहता है, अचानक से का वो हत्या कर दे या बड़ी चोरी में शामिल हो जाए या बड़े आर्थिक स्कैंडल में शामिल हो जाए, क्या ये ग्रह दशा का प्रभाव रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है। जो आपका हॉरोस्कोप है ये सब कुछ बोलता है, पढ़ना आना चाहिए। और हॉरोस्कोप को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो आपका हॉरोस्कोप बता रही है आप बाहर निकलोगे, तेज़ी से आती हुई गाड़ी आपसे टक्कर मारेगी, आप इससे गिर जाओगे। मृत्यु छोड़ के ज्योतिष शास्त्र में हर चीज़ के उपाय हैं। मतलब वो जो बड़ा टक्कर होगा आपको अगर मालूम है, आप धीरे धीरे नीचे जाओगे, आप गाड़ी निकलेगी, एक्सीडेंट होगा, लेकिन आप हो सकता है उसके पहले ही बच जाओ, उसके पहले पैर स्लिप हो जाए, आप रुक जाओ। ऐसी चीज़ें ज्योतिष शास्त्र के उपाय हैं। उपाय इस तरीके के हैं कि उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, वैसे सती सावित्री का देखो या दूसरों का देखो कि जो या अपने शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र था कि मरे को जिंदा करते हैं, तो शिव के पास तो पावर है ही। शिव और विष्णु तो अपने आप में सुप्रीम है, वो चाहे तो आपको मरे को भी जिंदा कर देते। बाकी अपने किसी में इतना बस नहीं होता है कि मृत्यु को टाल दें। ज्योतिष शास्त्र भी मृत्यु के अलावा बाकी सबके उपाय उसमें समझ में आते हैं। तो ये यदि आदमी बचना चाहे इन सब चीज़ों से, तो शुरू में कुछ उपाय होते जन्म के साथ कि ऐसे उपाय करने की अपराध की तरफ नहीं क्यों जाए? नहीं होते, क्यों नहीं होते? अगर हमें मालूम है मेरा शनि खराब है, लोग कहते हैं शनि खराब है तो व्यक्ति चोर होता है, मंगल खराब है तो टेररिस्ट होता है, तो हमें उसके उपाय करना चाहिए। हमें मालूम है एग्रेशन है। आप देखिए, मंगल अच्छा हो तो आदमी पुलिस वाला होता है, आर्मी ऑफिसर होता है। मंगल खराब हो तो टेररिस्ट होता है। मंगल अगर एफ्लिक्टेड है राहु केतु शनि से, तो फिर आदमी खराब काम करता है, अपराध करता है। और अगर मंगल अच्छा है, गुरु की दृष्टि है, सूर्य की कृपा है, चंद्रमा साथ में है, तो वही व्यक्ति अच्छा पुलिस अफसर बनता है, बहुत धैर्यवान बनता है, बहुत धैर्य होता है उसमें। प्लैनेट्स का खेल तो होते ही होता है। ये प्रारब्ध के कारण क्या ऐसा जन्म समय रहता है कि जिसमें ये ग्रह दशा प्रभावी रहे? ये प्रारब्ध का कितना इसमें? देखिए,
आप जब आते हैं इस दुनिया में तो राहु के साथ आते हैं, जाते हैं तो केतु के साथ जाते हैं मोक्ष। अब पिछले जन्म जो प्रारब्ध है वो 3 तरीके के कर्म होते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, सालों साल से चले आ रहे हैं, आपके हर जन्म में पाप और पुण्य का लेखा जोखा कब बराबर हो रहा कब कम हो रहा वो होता है। दूसरा पिछले जन्म का होता है, तीसरा इस जन्म का होता है। अपने कर्मों से भी अगर मान लीजिए आपका चार्ट खराब है लेकिन बच्चा पैदा हुआ उसका चार्ट बहुत अच्छा है, उसको पिता का सुख है, वो राजयोग लेके पैदा हुआ बच्चा, तो 12 साल तक 14 साल तक जब तक कमा नहीं रहा है तब तक पिता का ही योग बनेगा ना। इसलिए अगर आपके चार्ट में आप अगर देखिए भृगुनंदी नाड़ी इसमें बड़ा अच्छा कहती है कि अगर बच्चा जो है उसके आने के बाद आपका भाग्य उदय हो रहा है, या बहुत सारे लोग कहते हैं ना शादी के बाद भाग्य उदय होगा, तो देखते हैं कि शुक्र से और जुपिटर के क्या रिलेशन है, बाकी ग्रहों के क्या रिलेशन है, आपका मंगल आप हो। वैसे तो भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से गुरु मानते हैं कि आप गुरु हो, जीव हो, ऑक्सीजन आप लेते हैं, लेकिन पति को मंगल से देखते हैं, पत्नी को शुक्र से देखते हैं। तो लोग नहीं कहते हैं शादी के बाद भाग्य खुलेगा, पहले बच्चे के बाद भाग्य खुलेगा, तो वो कुंडली बताती है कि आपका भाग्य खुलेगा, मतलब आपका बच्चा ऐसा लेके आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना बड़ा बेटा बड़ा निकम्मा है, पंडित जी कहते हैं शादी करा दो ठीक हो जाएगा। क्यों? पत्नी के आने के बाद उसका भाग्योदय उसके चार्ट में लिखा हुआ है, इसलिए होता है। और चंद्र पर्वत से जैसे भाग्य रेखा निकले तो ये हमारा बड़ा पवित्र शास्त्र है, बहुत पवित्र विज्ञान है, लेकिन लोगों ने बर्बाद कर दी। और ख़ास तौर से जो आपके यूट्यूबर हैं, इस राशि के लिए ऐसा होगा, उस राशि के लिए ऐसा होगा। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, स्कूल में पढ़ता था कि कई बार आता था खोया हुआ धन मिलेगा। जब धन खोया ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? सही। तो ऐसा है। फिर कोई ने कह दिया वो विद्या धन है, तो मैंने किसी से पूछा भाई आप इतनी बातें करते हो, खोया हुआ धन मिले? तो बोले विद्या जो भूल गए होगे वो याद आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में। तो सबने बर्बाद किया। जो जितने ज्योतिष शास्त्र एक कमाई का धंधा बन गया, और लोग ज़्यादातर आपके यूट्यूब में ज्योतिष को बदनाम करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, कड़ा पहन लो तो अरबपति बन जाओगे, कोई कुछ भी बोलता, कुछ भी बोलते हैं, और लोग सुनते हैं। उनके 1.5 लाख फॉलोअर होते हैं। और मैं खैर आपने कहा क्या विद्वान का कुछ कहा, मैं छात्र हूँ, मैं सीख रहा हूँ ज्योतिष, मैं कोई ज्ञाता व्याता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे भेजते हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये सही नहीं है। मैं जानूँ कुछ या ना जानूँ मैं नहीं जानता, लेकिन आप मुझे बताओगे ये तो मैं ये आपको बता सकता हूँ ये सही है या ये गलत है। अरे एक जो बात और है कि लोग अपराध के तरफ जाते हैं जब, तो उनका मन बेचैन रहता है। जैसे आत्महत्या पहले आदमी सिंगल करता था, आज पूरे परिवार को मार के आत्महत्या कर रहा है। पहले हत्या दुश्मनी, बहुत ज़्यादा दुश्मनी तब करता था, आज तो छोटी छोटी बात पे 10 रुपये पे 2 रुपये की बहस पे हत्या कर देती। या पारिवारिक हत्याएं, भाई भाई की, बेटा बाप की, हर दिन ये खबरें आ रही हैं। तो ये क्या कलयुग का प्रभाव है जो इस तरह के अपराध बढ़ गए? लोग कहते हैं कलयुग राहु काल है। देखिए अपराध तो हमेशा से थे, चाणक्य के समय से भी अपराध थे। अब आजकल क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्टिव है, तो ये चीज़ें उठ उठ के बाहर आती हैं। आपको याद हो हम भी जब एसडीओ पुलिस वगैरह रहे होंगे, दिखता था एक एक कमरे में 3-3 4-4 डेड बॉडी टंगी रहती थी। अभी भी हमारे पास वो पिक्चर्स होंगे, अभी भी मालूम है ब्रूटली आदमी के हाथ पैर काट के उसके खून से ही दीवार में लिख देते थे। लेकिन वो घटनाएं उस समय अखबारों में नहीं छपती थी, सोशल मीडिया नहीं था, इतना कम्युनिकेशन नहीं था। तो ये है कि आजकल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जंगल की आग तो स्लो होती है, बटन दबाने पे आप अमेरिका पहुंच जाते हैं। लोग कनाडा में बैठ के दैनिक भास्कर पढ़ के फ़ोन करते हैं, एनडीटीवी फ़ोन करके कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम, यहाँ पे हम नहीं जानते। आपने अभी किसी केस में ऐसी किसी की मदद की कि आप इस तारीख पे पेशी लो या कुछ उसको सफलता मिली, या आपके पास लोग आए तो क्या आप मदद करेंगे ऐसे लोग? हाँ, मैं करता भी हूँ। एक्चुअली मैं वकालत भी सीख लिया हूँ, LLB कर लिया अपने को, रजिस्टर करा लिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। लोगों की मदद भी करता हूँ, लोगों की पिटीशन भी ड्राफ्ट करता हूँ सीनियर लोगों के। बाकी लोग पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, जैसे बताते हैं हमारी जमानत की डेट लगी है, तो मैंने देखा उसका तो 8 और 12 है, तो जेल जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल क्या मिलेगी उसको। तो उसको बोलता हूँ भैया अभी मत करो, अभी थोड़ा 1 महीने वेट कर लो, और ये आपका जब
जो शनि वक्री चल रहा है, जब वक्री से बाहर आ जाएगा तब करना। डिवाइन ग्रेस नहीं है, जुपिटर की अच्छी दृष्टि पड़े आपके घर पे तो आपको एक कम से कम डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो हो जाएगी। लोगों की हो भी जाती है। प्रॉपर्टी खरीदने में भी लोग कहते हैं कि यार मेरा घर नहीं बिक रहा है, तो देखा कि आपके चार्ट में तो 3 आ ही नहीं रहा है। 4 प्रॉपर्टी है, 3 लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है। तो जब तक लॉस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा तो प्रॉपर्टी बिकेगी कैसे? तो 3 11 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। अब आपका 4 आ रहा तो आप खरीद लो प्रॉपर्टी, बिकेगी तो नहीं। तो उसका है कुछ, तो बताए भाई वेट कर लो, या फिर कुछ ऐसा एश्योरेंस होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी बेचोगे तो आपके घर में जिसके पास 3 4 कुछ ऐसा आ रहा हो, नंबर 2 3 11 आ रहा हो, तो उस व्यक्ति को वो पैसा दोगे आप, तो उसका गेन हो जाएगा थ्रू लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऐसे कुछ उपाय हैं छोटे छोटे ज्योतिष शास्त्र के, कार्मिक अलाइनमेंट है, बाकी तो कुछ नहीं है। ये थे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जिनसे चर्चा करने के बाद शायद उन लोगों को राहत मिलेगी जो वर्षों से, जिनकी कहते चप्पल घिस गई अदालत के चक्कर काटते हुए, और देश में लगभग विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के केस लगे हुए हैं। तो आप अच्छा वकील करिए, पुलिस से भी ऐसा समझिए कि अपराध में धाराएं ज़्यादा बढ़ाएं नहीं, सब कुछ करिए, लेकिन एक और ध्यान रखिए कि मुहूर्त देख के, ग्रह दशा की स्थिति देखकर पेशी लीजिए, उस पेशी पर जाइए, शायद आपको फिर चक्कर ना काटने पड़े, फैसला आपके पक्ष में आ जाए। आज सार्थक संवाद में इतना ही। कल किसी और मुद्दे पे हम किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आगे दी। धन्यवाद।